हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सीयूटी पीजी 2025 जियोलॉजी एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। पेपर बहुत पास में है और इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार रिव्यू जरूर करके जाइएगा। इस चैनल पे पिछले 7 से 8 साल के जो जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के सीयूटी हैं या पहले उससे पहले डीयूईटी होता था, उन सब के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और उनके क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जूलॉजी का एक मैराथन भी पड़ा हुआ है जिसको आप जरूर देख के जाइएगा। पास्ट में एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे क्वेश्चन उस मैराथन सेशन से पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। द एशियन मंगूस एंड द अमेरिकन स्कंक इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर but show similar structure and features. For example, ability to spray their attacker with the musk. The similarity between these two organisms are most likely the result of genetic drift, divergent evolution, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए, एशियन मंगूस एंड अमेरिकन स्कंक दो अलग अलग स्पीशीज है, राइट। आप देख भी सकते हैं, बट इन्होंने एक सेम करेक्टर को इवॉल्व किया है, दैट मींस एबिलिटी टू स्प्रे देयर अटैकर व्हेनेवर दे आर बीइंग थ्रेटन्ड। जब भी दो या दो से ज्यादा स्पीशीज एक कॉमन एनवायरनमेंट को शेयर करें तो मोर लाइकली कि उनका जो बिहेवियर है या जो फीचर्स हैं, बॉडी फीचर्स, वो एक जैसे होने शुरू हो जाते हैं। एंड इस एबिलिटी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए एक कॉमन एंसेस्ट्रल पूल से अलग अलग एनवायरनमेंट में कोई जाके डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आप 12th नीट का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। इवोल्यूशन चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से मिल जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर कॉमन एक पूल है और वो अलग अलग एनवायरनमेंट में गया, मान लीजिए वाटर में चला गया या फिर आर्बोरियल हो गया, उड़ने लग गया या फिर लैंड में रह गया, अलग अलग जगह पे जाने पे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुए। जैसे मैमल्स थे, वो वाटर में गए तो वो फिश लाइक बॉडी हो गए, आर्बोरियल अलग तरीके के हो गए, और अगर उड़ना सीखे जैसे बैट तो उन्होंने अलग बॉडी डेवलप करी, राइट। कुछ टेट्रापोडल हुए थे, कुछ बाइपेडल लोकोमोशन सॉल्व करते हैं। तो ये तो एग्जांपल डाइवर्जेंट का होता है, जब एक कॉमन पूल अलग अलग तरह के बॉडी स्ट्रक्चर या बिहेवियर को डेवलप करता है। बट सिमिलरली अगर इस पूल से निकल के एक ऑर्गेनिज्म आता है और कॉमन हैबिटेट को शेयर करता है, मान लीजिए, तो ये ओरिजिनल तो अलग अलग थे ना, बट हैबिटेट सेम होने की वजह से उनका बिहेवियर भी सेम हो जाता है, कई बार बॉडी फीचर भी सेम हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये वाला केस का आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट मींस ऑप्शन डी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। लिस्ट 1 में फेजेस दे रखे हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, और इनको हमें देखना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इवन हर एक फेज में। अगर हम इस वाले ग्रोथ कर्व को देखें तो लैग फेज के अंदर क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है ना, वो अपने नंबर्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ाने से पहले ही इज ट्राइंग टू अडेप्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें जो ऑप्शन दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें क्या होगा, अडॉप्शन टू द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट, दैट मींस लैग में तो हो गया ए का 3, ए का 3 किस में है, ऑप्शन डी में, तो बाकी के भी मैच कर लेते हैं। लॉग में क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि नंबर ऑफ न्यू सेल्स वो अपने मैक्सिमम रेट पे चला जाएगा, दैट मींस सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो गया फोर्थ। और उसके बाद दे रखा है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है, उनका नंबर ऑलमोस्ट सेम रहता है, दैट मींस नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल टू द डाइंग सेल, नंबर पॉपुलेशन सेम रहेगी। एंड देन डिक्लाइन फेज में नंबर ऑफ डेड पीपल विल बी मोर देन द न्यू बॉर्न्स, दैट मींस जो ग्रोथ कर्व है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, राइट। ये टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, इसको जरा आप ढंग से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Which of the following statements about cortisols are correct? It decreases the circulating lymphocytes. It decreases the circulating eosinophil. It decreases the production of prostaglandins, or it inhibits the production of fibroblast, or it alters immune system responses and suppress the digestive and reproductive system. देखिए, कॉर्टिसोल के बारे में हम क्या जानते हैं, कॉर्टिसोल क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, राइट। तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी बॉडी पे होंगे।
तो जो सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट्स है उनका इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब दे विल डिक्रीज द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। स्टेटमेंट हो गया ठीक। सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट्स का होता है, इओसिनोफिल का नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीज करता है, डेफिनेटली यस। इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यस। एंड जब वो इतने सारे हमारे जो इम्यून सिस्टम के पैरामीटर को चेंज कर रहा है, आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस करता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, यानी ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है एंड ई भी ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Arrange the following in the correct sequence of DNA packaging: DNA scaffold, nucleosome formation, chromosome formation and histone dimerization। इसमें हमें यह बताना है कि किस सीक्वेंस में हमारा क्रोमोसोम पैकिंग होती है, डीएनए पैकेज होता है क्रोमोसोम्स में। देखिए, आप एक चीज समझिए, एक टिपिकल मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसकी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं, उनका डायमेंशन होता है अप्रोक्सीमेटली 1400 नैनोमीटर और एक आर्म का होता है डायमेंशन 700 नैनोमीटर। तो होता क्या है, डीएनए जो पैकेज होता है, मिलीमीटर साइज के डीएनए, वो पैकेज होके जब ये क्रोमोसोम मेटाफेजिक बनते तो बनते कैसे हैं? तो बेसिकली स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, पहले हमारे पास ऑक्टामर बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स। तो उसमें क्या होता है, 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल 2A, 2B, 3 हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4, इनके दो मॉलिक्यूल मिलके एक हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है और इस हिस्टोन ऑक्टामर पे हमारा डीएनए जो है डबल हेलिक्स वो रैप होता है। अगर हम इसमें हिस्टोन 1 भी मिला लें तो ये बेस पेयर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 195 बेस पेयर और इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, राइट। इस न्यूक्लियोसोम्स पे 195 बेस पेयर होते हैं और इसकी डायमेंशन होती है अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर और इस तरीके के 3 न्यूक्लियोसोम्स मिलके एक सोलेनाइड का डायमीटर बनाते हैं और वो अल्टीमेटली हाइपर लूपिंग होके ये बनाता है हमारा एक क्रोमेटिड। तो क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहले होगा हिस्टोन डाइमराइजेशन, हर हिस्टोन का डाइमर हम लेंगे, उसके बाद हमारा डीएनए स्कैफोल्ड होगा, डीएनए उस पे स्कैफोल्ड होगा, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन एंड देन फाइनली एवरी कंपोनेंट गेट्स कंडेंस्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। तो आंसर होगा डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ऑप्शन ए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको यू आर बीइंग गिवन द हार्मोन्स एंड लिस्ट 2 में उनकी साइट ऑफ सिंथेसिस दे रखी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप डायग्राम में। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जितने भी हार्मोन दिए हैं ये स्टेरॉइडल नेचर के हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली टेस्टिस में, ईस्ट्रोन ओवरी में एंड एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड में। तो ए का होगा 2, ठीक है, तो या तो बी हो सकता है आंसर या सी हो सकता है। बी का होगा 3, राइट, अगेन बी और सी में चॉइस है। सी का होगा 4, यानी कि आंसर होगा सी एंड डी का होगा 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। People with hemophilia are unable to produce a factor needed for blood clotting. The cuts, bruises and wounds of hemophilics continue to bleed. देखिए, हीमोफीलिया के अंदर हमारे जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर मिस होता है वो अकॉर्डिंगली हीमोफीलिया के टाइप्स बन जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से बेसिकली ऐसे लोगों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगर बाई चांस कोई कट लग जाए, ब्रूजिंग हो जाए, वुंड्स हो जाए, एंड इट इज अ एक्स लिंक्ड डिजीज, यानी ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि नॉर्मली फीमेल्स हैव अ बेनिफिट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, एक्सेप्ट दिस डिजीज। इस डिजीज में फीमेल्स को बेनिफिट नहीं है एंड मोर ऑफन द फीमेल्स हु आर हीमोफिलिक, वो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। मोर और लेस सारी डिजीज में, सेक्स लिंक्ड डिजीज में मेल इज ऑन द कॉम्प्रोमाइज साइड एक्सेप्ट दिस वन। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैवी ब्लड फ्लो है वो नहीं रुकता एंड दैट्स वेयर बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल साइकिल
जो फीमेल्स हैं दे कॉज द हैवी ब्लड लॉस और उसकी वजह से उनके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ नॉट स्टॉप्ड बाय ट्रांसफ्यूजन विद क्लॉटिंग फैक्टर कैन कॉज डेथ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हीमोफीलिया। ओके, क्या स्टेटमेंट्स वो बोल रहा है, चलो एक एक करके देखते हैं। द प्रिंसिपल टाइप ऑफ हीमोफीलिया इन ह्यूमन इज ड्यू टू द रिसेसिव एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। बिल्कुल सही है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, करेक्ट स्टेटमेंट। These males have inherited the mutation from their heterozygous mother। मैंने अभी बोला कि जो होमोजाइगस मदर है वो जनरली कंटिन्यू नहीं कर पाती अपनी लाइफ। हिट्रोजाइगस जो कैरियर मदर्स हैं उनसे ऑब्वियसली मेल क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो वाई तो फादर से आया होगा, तो एक्स कहां से आ सकता है, मदर से आ सकता है। तो वही वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें जो मेल्स होते हैं उनमें म्यूटेशन उनकी मम्मा से आता है जो हिट्रोजाइगस होती है। होमोजाइगस मदर्स जो हैं उनके केस में डेथ रिपोर्ट हो जाती है। Affected males never transmit the mutant allele to their son। ऑब्वियस सी बात है, मेल हमेशा वाई क्रोमोसोम देते हैं अपने सन को, एक्स तो देते ही नहीं। एक्स किसको देते हैं, अपनी डॉटर्स को। नियरली ऑल इंडिविजुअल हु हैव हीमोफीलिया आर मेल। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों क्यों हमने बोला, क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई होती है और ये एक्स लिंक डिजीज है। तो सिंस मेल हैज ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स, तो अगर उसमें हीमोफीलिया हो गया तो वो डिजीज रहेंगे। फीमेल में दो चांसेस हैं कि दे कुड बी आइदर एक्सएच, तब तो वो डिजीज्ड है, और अगर एक्सएच और एक्स हुआ तो वो कैरियर बन जाएगी। तो फीमेल में दो ऑप्शंस हैं, मेल में सिंस दे हैव वन कॉपी ऑफ एक्स दे हैव ओनली वन एक्सएच, और इसीलिए वो जनरली हीमोफिलिक होते हैं, राइट। और ये एक्स एच कौन दे रहा है, उसकी मम्मा, जो कि हमारा क्या था, सेकंड बी स्टेटमेंट। तो यानी कि ए बी स्टेटमेंट ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है एंड डी भी ठीक है। तो ए बी सी डी यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोनियोजेनेसिस synthesizes glucose from no carbohydrate precursors, right। अब हमें यह देखना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है। पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम ग्लूकोज बना सकते हैं किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, विच कुड बी लिपिड, विच कुड बी प्रोटीन, विच कुड बी ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बस। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बिना कार्बोहाइड्रेट बना पाए, स्पेशली ग्लूकोज, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहां हो सकती है। इसकी जो मेन साइट है वो क्या है, इसका मेन साइट होता है लीवर, और कुछ हद तक ये हो सकती है किडनी में। देख सकते हैं आप, मेनली तो लीवर में है और कुछ हद तक कहां हो रही है, किडनी में भी। और इसके अलावा कहां हो सकती है, हमारे इंटेस्टाइन में, थोड़ा बहुत मसल्स में, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ब्रेन में। तो अब देखते हैं, वेरी लिटिल ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन अकर इन ब्रेन और मसल। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, यानी स्टेटमेंट ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सेकंड मेन साइट ऑफ ग्लूकोज इज द हार्ट। नहीं भाई, सेकंड तो आपकी किडनी हो गई ना, हार्ट तो दिया ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, बट डी गलत है। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not true with respect to control of respiration? Peripheral chemoreceptor respond to changes in the oxygen and carbon dioxide concentration in the blood। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्यों, जो आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं, जो कि कैरोटिड या फिर आपके आउटिक बॉडीज में होते हैं, वो डेफिनेटली जो चेंजेस हैं ऑक्सीजन और CO2 कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड में, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो कीमोरिसेप्टर है CNS के, ये देखिए, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं CNS के, वो किसको पकड़ रहे हैं, CO2 को डायरेक्टली पकड़ रहे हैं या प्रोटॉन को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो CO2 है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है बाइकार्बोनेट आयंस में, और बायोकार्बोनेट आयन के साथ साथ एक प्रोडक्ट बनता है प्रोटॉन्स, और उन प्रोटॉन को एक्चुअली सेंस किया जाता है बाय सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ऑफ CNS। तो कीमोरिसेप्टर इन द CNS दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन pH रेदर देन डायरेक्ट CO2 कंसंट्रेशन। इनडायरेक्टली CO2 को कर रहे हैं, बट डायरेक्टली तो pH को कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं चेंजेस इन द pH, ये तो बिल्कुल ठीक है, CSF का, जो कि हम अभी देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, माइक्रोट्यूब्यूल, काइटिन, माइक्रोफिलामेंट्स और सेलुलोज। देखिए, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जो इंटरनल माइल्यू, जो इंटरनल साइटोस्केलेटन है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और इन बिटवीन डायमीटर के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जो कि किसी भी सेल की, यूकैरियोटिक सेल की
साइज को, शेप को और उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन आउटर लेयर है बैक्टीरिया की सेल वॉल की, काइटिन है आउटर सेल वॉल लेयर, इंटरनल कुछ नहीं, फंजाई की, और सेलुलोज है आउटर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की, इंटरनल कुछ नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और डी, ये दोनों साइटोस्केलेटन यानी कि सेल के अंदर का स्केलेटन को डिफाइन करते हैं, यानी ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Select the vegetation type having highest productivity per unit weight, that means gram of leaf biomass per year from the following sites: desert, deciduous forest, coniferous forest या फिर grassland। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा ट्रिकी है। नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं समझेंगे तो गलत ही करके आएंगे। हमने यहां पर एक डेटा दे रखा है जिसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रखी है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट ऑफ ड्राई मास, विच इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और अगर उसको देखें हम तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, इनकी ज्यादा है, जबकि हमारे जो डेजर्ट्स हैं उनकी तो बहुत ही कम है। और यहीं पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, उसने क्या दे रखा है, ग्राम पर लीफ बायोमास। याद रखिएगा, जब आप पर ग्राम लीफ बायोमास करते हैं तो इसका मतलब लीफ का साइज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें मालूम है कि डेजर्ट यानी कि कैक्टस हो गया या इसी के तरीके डेजर्ट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लीफ हमेशा मॉडिफाइड हो जाती है एज एन स्पाइन और थॉर्न, राइट। स्पाइनी बॉडी जो होती है उसमें लीफ बायोमास बहुत कम हो जाएगा। और अगर हम उसको काउंट करेंगे तो सडनली आप देखते हैं कि डेजर्ट के केसेस में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू लीफ एरिया वो सडनली हाई हो जाती है। दैट मीन्स डिस्पाइट हार्श कंडीशन, डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टाई और सकुलेंट, दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लीफ बायोमास। याद रखिएगा, यूनिट लीफ बायोमास, ठीक है। अगर हम यूनिट ऑफ ड्राई मास करेंगे तो नहीं है उनकी ज्यादा, पर यूनिट ऑफ लीफ बायोमास करेंगे क्योंकि लीफ का जो वॉल्यूम है, जो बायोमास है, वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ देयर मॉडिफिकेशन, और इसीलिए उनका केस में जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा आएगी। क्यों ऐसा कर पाए, क्योंकि इसके थ्रू वो जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज कर पाए इन अ हार्श ड्राई कंडीशंस, हाई टेम्परेचर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। During gastrulation in Xenops frog, the blastoceles becomes the gut, is filled with endodermal cells and disappear, is filled with mesoderm and disappear, or is displaced and its original location and becomes an endoderm lined cavity। आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो ब्लास्टोसील है धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अरेंक्ट्रॉन इसको डिस्प्लेस करता जा रहा है और नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो ब्लास्टोसील को डिस्प्लेस कर दिया जाता है ओरिजिनल पोजीशन से और इट बिकम्स एन एंडोडर्म लाइन कैविटी, राइट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सीक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने हीमोफीलिया की बात करी थी जहां पे ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा था, और यहां पर हमें ब्लड क्लॉट के जो स्टेप्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में डिफाइन करना है। क्या ऑर्डर है? Conversion of fibrinogen to fibrin, conversion of prothrombin to thrombin, adhesion and aggregations of platelets on damaged vessels, prothrombins formed by the extrinsic or intrinsic pathway, reduction of blood loss by initiation of a vascular system। देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके 6 फेज होते हैं और जिसकी स्टार्टिंग होती है वस्कुलर फेज से। क्या मतलब है इसका? देखिए जब भी आपका ब्लड लॉस हो रहा होगा तो व्हाट यू वांट टू रिड्यूस दैट ब्लड लॉस, यस और नो। और ये होगा कैसे? इसके लिए आपको वस्कुलर रेस्पॉन्स कराना पड़ेगा और उसके तुरंत बाद आपको दे रखा है कि प्लेटलेट फेज होता है, बट इसी के साथ में इन बिटवीन क्या होता है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है वो बनना शुरू हो जाता है आइदर बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, साथ साथ चल रहे हैं। तो वस्कुलर फेज के बाद क्या होगा, आपका प्रोथ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं वो जाके डैमेज साइट पे एडहेशन करेंगे और एग्रीगेशन करना शुरू कर देंगे, राइट। तो अगर हम इसको ढंग से समझें तो ये देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कट लगा है, उसके बाद हमने क्या करा, वस्कुलर रेस्पॉन्स किया एंड देन प्रोथ्रोम्बिन को बनाना शुरू किया बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे और प्लेटलेट्स जाके चिपकने लग गए।
एंड वंस इट इज बीइंग डन, तो अब क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, तो यानी कि फोर्थ स्टेप हो गया ये, और उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन विच इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, उसको फाइब्रिन में। एक बार फाइब्रिन के धागे बन गए यहां पे, तो उसमें बड़ी सेल्स यानी आरबीसी जाके प्लग इन कर देंगी और आपका कोगुलेशन हो गया। तो स्टेप्स क्या होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ई, डी, सी, बी, ए, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following molecule is not found in the eosinophilic granule? Ribonucleases, cytokines, chemokines और histamines. देखिए eosinophil जो एक तरह की ल्यूकोसाइट्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, पर्टिकुलरली एलर्जिक रिएक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस, जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं या हेलमिन्स हैं उनके अगेंस्ट। और उसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे तरह के सब्सटेंस स्टोर रहते हैं, जैसे कि आरएनएज रहता है, आप देख सकते हैं कि साइटोकाइंस भी मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे कीमोकाइंस भी मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब इसके अंदर आरएनएज भी होता है, साइटोकाइंस भी होता है, कीमोकाइंस, हिस्टामिन नहीं होता। हिस्टामिन पाया जाता है ग्रेन्यूल्स ऑफ किसके, बेसोफिल्स या फिर मास्ट सेल्स में, जो हमारे गले के एरिया के आसपास जो आपका इन्फेक्शंस होते हैं, जो आपने देखा होगा कि इचिंग हो जाती है गले में ठंड सर्दी गर्म से, तो उस टाइम पे आपके बेसोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। तो हिस्टामिन्स जो है वो इओसिनोफिल में नहीं पाया जाता, बाकी के तीनों पाए जाते हैं। हिस्टामिन्स जो है वो बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स के सिक्रीशंस में होता है, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In an experiment, two fly population are separately maintained for many generations. ठीक है, पॉपुलेशन ए कंटेन्स क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ओके, यहाँ पे इनब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जबकि पॉपुलेशन बी कंटेन्स अनरिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। ओवर मेनी जनरेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फिटनेस ऑफ, एज एक्सपेक्टेड, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ए इज लोअर देन द फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन बी। भाई अगर आप सिमिलर जीनोम के दो इंडिविजुअल का क्रॉस कराते रहेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? देखिए होता क्या है कि अगर आप इनब्रीडिंग कराते हो, तो हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल है उनका क्रॉस कराते हो, तो आप देख रहे हो कि होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है। और जब आपके पास बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग होती है किसी पॉपुलेशन में, तो इट हैज ऑफन सीन कि ये जो होमोजाइगस है केस, ये होमोजाइगस जो एलील है, ये रिसेसिव डेलिटीरियस हो जाती है, और इसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप देखिए आउटर ब्रीडिंग कराते रहिए, यानी पॉपुलेशन बी का केस, वहां पर ऐसा केस नहीं आएगा। जो होमोजाइगस कंडीशन है उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एंड दैट इज वेयर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या, आपका जो दो ऑफस्प्रिंग है क्लोजली रिलेटेड, वो डिलीटीरियस रिसेसिव म्यूटेशन को हार्बर कर रहे हैं, अभी हम देख चुके हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। Microorganisms that produce antibiotics are unaffected by the same antibiotic. That's very interesting. कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, बट उन एंटीबायोटिक्स की वजह से उनको कोई इशू नहीं होता, ये एंटीबायोटिक उनके सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, उसी का हमें आंसर देना है। एक्टिव फार्माकोर ऑफ द बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रिमेन्स बाउंड टू द एंटीबॉडीज while they are intracellular, नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। Antibiotics are always produced in inactive forms and get activated by the enzymatic action, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। Microorganisms export the antibiotic, yes 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 yes, this is right। होता क्या है, वो माइक्रोब्स जो कि एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, मोर ऑफन वो अपनी सेल के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इफ्लक्स मैकेनिज्म होता है, जैसे ही बना एंटीबायोटिक वो निकल गया बाहर दूसरे को मारने के लिए, खुद पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जिनमें भी एक्सपोर्टर नहीं होता उनमें वो खुद मर जाते हैं। आपने देखा भी होगा एंटीबायोटिक जब हम ले लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, अगर हाँ उनमें इफ्लक्स पंप है तो वो भी बच जाएंगे। तो यानी कि इफ्लक्स पंप की वजह से आप इंटरनल जो आपका साइटोप्लाज्म है उससे आप अपने एंटीबायोटिक्स को बाहर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। यहाँ पे विटामिन प्रिकर्सर्स दे रखे हैं और उनसे जो डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में हमें बताना है। विटामिन B1 ये क्या करता है, इट कॉजेज अ डिजीज जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और हार्ट को भी अफेक्ट करती है, और उससे क्या होती है हमें बेरी बेरी,
तो विटामिन बी का क्या होगा, बेरी बेरी। ए का हो गया आपका 2, ए का 2 है, तो यानी कि आंसर तो होगा बी, ठीक है ना। विटामिन बी2 क्या करती है, अरिबोफ्लेविनोसिस। ये क्या है अरिबोफ्लेविनोसिस, ये एक्चुअली ग्रोथ रिटार्डेशन है और इसका एक रोल है हमारे सेलुलर ग्रोथ में। तो हमारी जो सेलुलर ग्रोथ है वो ढंग से नहीं हो सकती और इसीलिए ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। विटामिन बी6 क्या करेगा, विटामिन बी6 जो है वो डर्मिटाइटिस करता है, जो कि एक वन ऑफ द सिम्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनीमिया, डर्मिटाइटिस वगैरह। तो आपका विटामिन बी6 का हो गया डर्मिटाइटिस। विटामिन बी12 परनीशियस एनीमिया करता है बाबा, याद रखिएगा। आप कहेंगे एनीमिया तो इधर भी दे रखा था, पर ये जो परनीशियस एनीमिया है विटामिन बी12 की वजह से होता है। होता क्या है परनीशियस एनीमिया में, जो हमारा विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करने का ट्रांसपोर्टर है उस पे हमारी खुद की एंटीबॉडी अटैक करना शुरू कर देती है और हमारा विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन बी12 एब्जॉर्ब होगा नहीं, वो निकल जाएगा यूरिन में और इसलिए हमारे को विटामिन बी12 नहीं मिलेगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आरबीसी सिंथेसिस। पर्निशियस एनीमिया एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। A protein coding gene in the mouse was mutated, okay, such that the resultant protein was non-functional. The phenotypic effect of the mutation was observed in homozygous mutant mice, okay. In heterozygous यानी homozygous में ही मिल रहा है, heterozygous में ही मिल रहा है। और heterozygous वो जिसमें म्यूटेशन मदर से आ रहा है और heterozygous वो जिसमें म्यूटेशन जो है फादर से आ रहा है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए फिनोटाइप जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना बोथ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस म्यूटेंट माइस में, और ये रिगार्डलेस है किस चीज के, कि पेरेंट कौन सा है, म्यूटेशन को कौन दे रहा है, फादर दे रहा है या मदर दे रहा है। तो ये केस जो होते हैं ना ये तब होते हैं जब म्यूटेंट प्रोटीन जो है इंटरफेयर करता है नॉर्मल प्रोटीन के फंक्शनिंग को, विच इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट नेगेटिव्स का, जिसमें म्यूटेंट वन कॉपी ऑफ म्यूटेंट इज सफिशिएंट टू सप्रेस द वाइल्ड टाइप वर्क, या वाइल्ड टाइप जो प्रोटीन है उनके एक्सप्रेशन को नहीं होने देते। दिस मीन्स कि इवन अगर एक सिंगल कॉपी है म्यूटेटेड जीन की, वो एनफ है टू डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ नॉर्मल जीन प्रोडक्ट, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, बी, कि म्यूटेशन जो है वो डोमिनेंट नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइडेंटिफाई द रूल्स दैट सजेस्ट दैट द एंडोथर्मिक एनिमल्स यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट दे टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो इनके ईयर्स हैं या लिम्स हैं वो छोटे हो गए, कंपेयर्ड विद द एनिमल्स फ्रॉम द वार्मर क्लाइमेट। इसको क्या बोलते हैं, बर्गमैन बोलते हैं, एलन बोलते हैं, या बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट को तो आप छोड़ दीजिए, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो तो नेचुरल सिलेक्शन है, उसका भी कोई लेना नहीं, या तो बर्गमैन होगा या एलन होगा, इन दोनों में से देखते क्या होता है। वंस फॉर ऑल इसको समझ लीजिए। बर्गमैन क्या कहता है, अगर आप वार्मर से कोल्डर एरिया में जाते हो तो आप बॉडी का साइज जो है बढ़ा लेते हो, बॉडी साइज बढ़ जाता है नेचुरली। और एलन कहता है कि जब आप वार्मर के मुकाबले कोल्डर वाले ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनमें लिम्ब साइज जो है छोटा हो जाता है, हेयर साइज छोटा, ईयर साइज छोटा हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल जो कोल्डर एरियाज के होते हैं उनमें कानों का साइज या लिम्स का साइज छोटा है। देखिए यहाँ पे जो आर्कटिक हेयर है उसमें कान का साइज कितना छोटा हो गया, जो आपके लिम्स हैं वो कितने छोटे हो गए। और ये देखिए ये जैक रैबिट जो कि वार्मर एरिया में मिलता है, इसमें कितने बड़े लिम्स हैं, कितने बड़े कान हैं, राइट। तो इसको कहते हैं हम एलन्स रूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। The following is the list of steps involved in cloning of a gene. Which option represent the correct sequence of the process? Okay, आपको क्लोनिंग को एक करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन विद ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन, इसको तो लास्ट के लिए रख दिए, लास्ट स्टेप होगा स्क्रीनिंग वाला। RFLP एनालिसिस, दैट मींस रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, लाइगेशन ऑफ जीन इनटू टीए क्लोनिंग वेक्टर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर यूजिंग टैक डीएनए पॉलीमरेज। देखो इसको तो आप पहला स्टेप ले लो, क्यों, क्योंकि आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से एक डीएनए से तो नहीं काम करेंगे ना, आपको मल्टीपल डीएनए चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंट छोटा है तो पीसीआर इज द आइडियल टूल, आप उससे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद आपका जो भी जीओआई बनाया है आपने एम्पलीफाई करके चुके हो, आप उसको लाइगेट करो। टीए कोई भी क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है, यहाँ पे टीए की बात करिए तो ठीक है टीए ले लीजिए, अदरवाइज कोई भी आप ले सकते हैं, पक सीरीज ले लीजिए या फिर आप पीबीआर सीरीज ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद आपका बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट।
एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी वेक्टर अलॉन्ग विद जीआई बन गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बन गया, तो वो उसको आइसोलेट कीजिए और कंफर्म कीजिए कि उसमें जीन किस जगह पे गया है और सही जगह पे गया है या नहीं गया। तो उसके लिए आप RFLP एनालिसिस करिए। एक बार हो गया, कंफर्म हो गया, तो आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल है रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो आपका व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी और नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी, राइट। तो उसको आप कर सकते हैं स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए। तो सीक्वेंस क्या होगा? EDCBA, EDCBA, दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। लिस्ट 1 में अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी साइड चेन दे रखी है और उनका पीके वैल्यू के साथ आपको मैच करना है। ओके, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो नॉर्मली हमने देखा है कि उनका पीके वैल्यू जो है वो रेंज करती है 1.8 से 2.9 के, डिपेंड करता है किस कंडीशन में वो अमाइनो एसिड सिचुएटेड है। जबकि अल्फा अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू जो होता है वो 8.8 से 10.8, टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम बात करें तो इस केस में जनरली होगा 2.8 के आसपास और ये होता है 9.2 के आसपास एवरेज। एसिडिक अमाइनो एसिड जो एस्पार्टेट है उसका पीके वैल्यू होता है 3.8 के आसपास, यहाँ पे 3.9 दे रखा है। ग्लूटामेट का 4.15 होता है, याद रख लीजिएगा इसको। लाइसिन का 10.5 के आसपास होता है, जबकि आर्जिनिन का 12 के आसपास होता है। तो ये हो गया एसिड। तो ए का 1, राइट, यानी कि ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, डी तो होगा नहीं कभी भी। और उसके बाद बी का 2 यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कोई होगा। सी का 4 है तो यानी ऑप्शन बी होगा और डी का 3 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the followings are correct characteristics features set for bony fishes? Okay, जो बोनी फिशेस होती हैं या टीलोस जो होती हैं उनमें एक होमो सर्कल टेल फिन्स होते हैं। होमो सर्कल समझते हैं? जबकि दोनों जो कॉर्डल फिन है वो सेम साइज के हों। आपने कभी शार्क देखा है? शार्क में एक ज्यादा होता है और दूसरा छोटा होता है। अगर दोनों डिफरेंट है तो वो कहलाएंगे हिट्रोसर्कल। तो यानी कि इस केस में हमारा क्या होगा? टीलोस्ट के अंदर होमोसर्कल, जो रोहू है, कटला है, जितनी भी बोनी फिशेज हैं उस सब में कॉर्डल फिन हमेशा क्या होगा? इक्वल साइज का होगा। तो आंसर या तो बी होगा या फिर आपका सी होगा या आपका डी होगा, राइट। हिट्रोसर्कल तो होगा नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि कितने गिल पेयर होते हैं। अब इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी गिल पेयर हों उसमें ऑपरकुलम से कवर्ड रहेंगे, ये एक और खासियत है। जबकि शार्क वगैरह में गिल पेयर कवर्ड नहीं होते, इसमें होते हैं। तो यानी कि जहां भी आपका प्रेजेंस ऑफ ऑपरकुलम है दैट विल बी योर राइट आंसर। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि इसमें होमोसर्कल कॉर्डल फिन होगा, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगी और जो कि कवर्ड रहेंगी ऑपरकुलम से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। लिस्ट 1 में पॉल्यूटेंट दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए जब भी सल्फर केमिकल की बात होती है तो बदबू एसोसिएटेड होती है, एक स्मेल, एक पंजेंट स्मेल होगी, बदबूदार स्मेल होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में क्या है? एक कलरलेस है, वाटर सॉल्युबल गैस है, पंजेंट और इरिटेटिंग ऑर्डर होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का केस बनेगा आपका कलरलेस, हैवी, वाटर सॉल्युबल गैस, पंजेंट ऑर्डर है। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक रेडिश ब्राउन गैस है जो कि स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देगा। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ओजोन जो है वो एक पेल ब्लू गैस है, वाटर सॉल्युबल होती है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है एंड स्वीटिश ऑर्डर होता है। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, रॉटन एग ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ए में ही मिल गया था, ए का 2 में, देखिए वो तो एक ही में है, ऑप्शन सी में, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। लिस्ट 1 में टेक्निक्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनके पर्पस दे रखे हैं। डीएनए फुटप्रिंटिंग, ये तो बहुत इजी टेक्निक है और बहुत बार पूछी भी जाती है। डीएनए फुटप्रिंटिंग हमेशा यूज होगी जब भी आपको डीएनए का वो सीक्वेंस निकालना होगा जिसपे कोई भी प्रोटीन बाइंड करता है। तो बेसिकली अगर आप डाउटफुल हैं कि कोई प्रोटीन मेरे डीएनए में बाइंड करता है या नहीं, पहला क्वेश्चन, और अगर करता है तो कहां करता है, उसका सीक्वेंस कहां है, तो दिस इज योर आइडियल चॉइस। डीएनए फुटप्रिंटिंग के दौरान क्या करते हैं हम डीएनए सीक्वेंस को एक्सपोज कर देते हैं प्रोटीन से
और उसके बाद उसको क्लीव कराएंगे डीएनए से। अब डीएनए वो सारे एरिया को तो क्लीव कर देगा जो कि डीएनए एरिया जो कि प्रोटीन से बाइंड नहीं है, बाकी का जो एरिया है डीएनए का जो एक्सपोज्ड एरिया है वो तो सारा खत्म हो जाएगा, डीएनए मार देगा, काट देगा। अब बाद में हम क्या करेंगे, इस एरिया से प्रोटीन को हटा के इसका सीक्वेंस निकाल लीजिए डीएनए सीक्वेंसिंग से। इसी तरीके से आपका सिग्मा फैक्टर टाटा बॉक्स पे बाइंड करता है, उसका क्या सीक्वेंस होता है, टी, वो कैसे पता चलेगा, डीएनए फुटप्रिंटिंग, राइट। तो इसका मतलब डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए होता है। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम दो क्लोन लेते हैं, एक बेट लेते हैं और एक प्रे लेते हैं। क्या कि अगर एक जगह हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए से बाइंड करता है और उस पर हमारे जो है एक प्रोटीन लगा होता है, दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, जब तक ये नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लूपिंग नहीं होगी। ये दोनों अगर पास आ गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमें डाउट है कि हमारा ये वाला प्रोटीन और ये वाला प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर वाले डोमेन पे अटैच कर देते हैं। अगर हमें डाउट है कि ये और ये प्रोटीन दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करते भी हैं या नहीं, कर लिया। और अगर ये करते होंगे तो हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन है वो होगा। क्यों? क्योंकि बेट बाइंड करेगा आपके सीक्वेंस पे और उसके साथ है आपका डाउटफुल प्रोटीन, और अगर आपके डाउटफुल दूसरा प्रोटीन इससे बाइंड करता है तो डेफिनेटली आपका ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन पास आ जाएगा और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आपका एक्टिवेट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन हो जाएगा। टू कट इट शॉर्ट, ईस्ट टू हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम हमेशा दो प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शन को पता करने के लिए होता है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये टेक्निक पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज लेट अस नो, हम आपको इन टेक्निक्स का डिटेल में बता देंगे। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली वो सीक्वेंस को टारगेट करता है जो कि डिफरेंट होते हैं और रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। देखिए हमें मालूम है कि 99.9% जो डीएनए है वो हमारा सबका सेम है, सिर्फ हम 1.1% डीएनए में ही डिफरेंट है। और हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁻9 होता है ह्यूमन में। तो यानी कि हमारा 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर में ही हम और आप डिफरेंट है। और इसमें अगर हम सारे डीएनए को पता करने में बैठे कि आप में और मेरे में क्या डिफरेंट है तो वो एक फ्यूटाइल टास्क हो जाएगा, बहुत पैसा लगेगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सीक्वेंस को ढूंढते हैं जिनमें म्यूटेशन बड़े ऑफन होते हैं और अननोटिस रहते हैं। अगर हम जीन में म्यूटेशन करेंगे तो वो तो दिखाई दे जाएगा, फिनोटाइप ऑल्टर हो जाएगा। पर रिपीटेड सीक्वेंसेस में, रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं वो नॉन जेनिक होते हैं मोस्टली, तो इसीलिए उनमें अगर म्यूटेशन होते भी हैं तो वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व। इसलिए जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो म्यूटेशन प्रोन होते हैं। और कई बार ओवर द पीरियड अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए इवोल्यूशन के लिए तो हमारे पास ऐसे सीक्वेंस डेवलप हो सकते हैं जिसमें कि आपके और मेरे अंदर उन पर्टिकुलर सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस दिख जाए। और ऐसे ही सीक्वेंस को हम बोलते हैं वीएनटीआर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। एलेक्स जेफरी ने इन्हीं को यूज किया था। एंड सेज क्या होता है आपका, सेज होता है सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के लिए होगा। तो यानी कि ए का होगा आपका 3, तो ए का 3 यानी कि बी या सी हो सकता है, और बी का होगा 1 तो यानी कि आंसर तो आपका बी होगा, सी का होगा 2 और आपका डी का होगा 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Papain digestion of IgG एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिजल्ट इन 2। देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ही इसी वजह से सॉल्व हुआ था। जब भी हम इस एंटीबॉडी को पपाइन से डाइजेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2 फैब मॉलिक्यूल और एक एफसी। फैब मॉलिक्यूल वो फ्रेगमेंट था 50 kD का जो कि एंटीजन को बाइंड कर सकता था। तो वो फ्रेगमेंट जो एंटीजन को बाइंड कर सकता है दैट इज कॉल्ड फैब, यानी इसमें इम्यून प्रॉपर्टी होती है। ऐसे हमें 2 मिले थे जब हमने इसको पपाइन से डाइजेस्ट किया था। जबकि जो नीचे वाला जो फ्रेगमेंट था इट डज नॉट गेट एनी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, बट इसकी यूनिकनेस क्या थी कि जहां प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, वाइल ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट को क्रिस्टलाइज करना बहुत आसान था।
यानी कि ये ऐसा यूनिक प्रोटीन था जिसको क्रिस्टलाइज बड़े आराम से करा जा सकता था, तो वो फ्रेगमेंट जो क्रिस्टलाइज हो सके उसको हम एफसी बोलते हैं। तो जब हम पपाइन से डाइजेस्ट करते हैं तो वी गेट 2 फैब एंड 1 एफसी, जबकि हम पेप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं तो हमें फैब का डाइमर मिलता है और एफसी जो है कटा हुआ मिलता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 फैब एंड 1 एफसी, ऑप्शन ए। Which organism species have greater diversity in the Western Ghat than the Eastern Ghat? देखिए वेस्टर्न घाट में है क्या, क्यों इसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला जाता है, क्यों यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, एम्फीबियंस की नहीं बहुतों की, क्यों ऐसा है? आपका किंग कोबरा यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपका जो हैबिटेट कंडीशंस है वो बहुत सपोर्ट करती हैं डाइवर्सिटी के लिए, और इसीलिए वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज हैं देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में बहुत कम एम्फीबियन की डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। रिफेम्सिन एन इनहिबिटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यस। देखिए ये स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट है। जो रिफेम्सिन होता है वो स्पेसिफिक इनहिबिटर है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज का, ह्यूमन के आरएनए पॉलीमरेज को कुछ नहीं करता। और अगर उसको हम बैक्टीरियल कल्चर में डालेंगे तो क्या प्रोसेस इनहिबिट होगा? इसको हमने 3 फ्रैक्शन किया, एक में हम रेडियो एक्टिव थायमीन को डाल रहे हैं, एक में यूरेसिल को डाल रहे हैं, एक में मेथियोनिन को। जैसा कि अभी हमने कहा कि रिफेम्सिन एक स्पेसिफिक इनहिबिटर है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए ये दवाई की तरह यूज भी होता है कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, हटाने के लिए। तो अगर रिफेम्सिन आरएनए पॉलीमरेज को हटा रहा है, मार रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल का इनकॉर्पोरेशन डाउन हो जाएगा, डीएनए बनाने में जो थायमीन यूज हो रहा है वहां पर कोई इशू नहीं आएगा, मिथियोनिन अनअफेक्टेड रहेगा अगेन क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस है। तो आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसलेशन में या रेप्लिकेशन इवेंट में कोई इशू ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहां है? ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि यूरेसिल रिक्वायर करेगा। तो यानी थायमीन एंड मिथियोनिन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक इनहिबिटर है आपका, किसका? आपके आरएनए पॉलीमरेज का। तो थायमीन और मिथियोनिन जो है अनअफेक्टेड रहेंगे और उनका जो इनकॉर्पोरेशन वो ज्यादा होगा देन यूरेसिल के। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच, देखिए कैपेसिटेशन जो है वो प्रोसेस स्पम पे किया जाता है। जब स्पम जो है एपिडाइडेमल एरिया में निकलते हैं तो कुछ प्रोटीन उस पर कोट किए जाते हैं और सेमाइनल प्लाज्मा की वजह से वो स्ट्रेंथन अप होते हैं। ये एक तरह से आपके एक्रोसोम की प्रोटेक्शन है, राइट। एंड जब ये पहुंचेंगे आपके वेजाइनल फ्लूइड के पास, वेजाइनल म्यूकस के पास, तो ये प्रोटीन को हटाना जरूरी है। अगर इन प्रोटेक्शंस को नहीं हटाया तो आगे जाके स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग्जिट नहीं होगा। एक प्रोटेक्शन है, ये कैप है स्पर्म के हेड की। तो इसको हमारे यहाँ पे वेजाइनल म्यूकस के अंदर इसको हटाया जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट्स को। तो यानी कि कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है ओवर द एक्रोसोम उसको डिसॉल्व किया जाता है इन द वेजाइनल म्यूकस, राइट। तो ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी का आप देख लीजिए, स्पर्म पेनिट्रेट्स द जोना पेलिसोइडा, नहीं इसका कोई रोल नहीं है। टेल ऑफ द स्पर्म इज एक्टिवेटेड, इसका भी कोई रोल नहीं है। टेल ऑफ द स्पर्म इज इनएक्टिवेटेड, इसका भी कोई रोल नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following protected areas are declared tiger reserves in India? बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबंस और कांजीरंगा। देखिए ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये किस लिए बनाए गए थे? जो टाइगर रिजर्व्स थे वो बनाए गए थे टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन एंड कंजर्व देयर हैबिटाट्स, राइट। और इसमें जो आपका बांदीपुर है और आपका मानस है, बांदीपुर है, ये सुंदरबन है, ये जो है ये ऑथोराइज्ड आपके इनिशियली टाइगर रिजर्व है, यानी कि मेन इसमें कीस्टोन स्पीशीज क्या है? टाइगर है। जबकि अगर हम बात करें भीतरकनिका या फिर कांजीरंगा की, तो ये बनाए जरूर गए हैं पर वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें अगर टाइगर है तो वो भी प्रोटेक्टेड होगा, बट जो कीस्टोन स्पीशीज है वो कुछ और है, राइट। तो बांदीपुर आपका प्रॉपर एक टाइगर रिजर्व है, मानस आपका एक प्रॉपर टाइगर रिजर्व है और आपके सुंदरबन एक प्रॉपर टाइगर रिजर्व है। यानी कि इसमें कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिसको फोकस करके कोई भी हम जो प्रोटेक्शन एरिया बना रहे हैं, राइट। तो बांदीपुर में, मानस में और सुंदरबन में, तीनों में ही टाइगर वाज द मेन फोकस। बिहार भीतरकनिका और कांजीरंगा, इन दोनों में जो फोकस एनिमल था वो अलग था। तो ऑप्शन क्या होगा?
ACD, यानी कि ACD का मतलब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्शन। देखिए यहां पर हमें जो सेल डिवीजन के डिफरेंट साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो जो उसमें प्रिवेल करते हैं अलग अलग फेजेस में, उसके बारे में हमें उनको क्रोनोलॉजी में रखना है। अब एक बार अगर हम सेल डिवीजन को समझें तो सब उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? जीवन से। तो ऑब्वियसली अगर जीवन से सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है या सेल साइकिल स्टार्ट हो रही है, टू बी मोर प्रिसाइज, तो उसका साइक्लिन और उसका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पहला होगा, पहले आएंगे इन ऑर्डर। तो यानी कि ए जो है वो नंबर 1 होगा इनिशियल फेज। उसके बाद क्या होता है? एस फेज, तो उसका साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्रोनोलॉजी में कौन आ जाएगा? एस फेज का। तो यानी ए और सी, ए सी है आपके ऑप्शन बी में ही, आंसर तो बी ही होगा। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20 एंड लास्ट आता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDH1। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर आपको एपीसी नहीं भी पता तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल से आप लॉजिक लगा के। Being a medical science student, in your very first anatomical investigation of a female body, arrange the order of appearance of following organs of immunological importance in anterior to posterior direction। ऊपर से नीचे तक हमें पता करना है, थाइमस, एडिनॉइड्स, पेयर पैचेस और स्प्लीन। चलो डायग्राम में ही देख लेते हैं। आपको एडिनॉइड कहां दिख रहे हैं? नेजल कैविटी के पास। तो ये हो गया आपका सबसे ऊपर यानी एंटीरियर मोस्ट। उसके बाद है हमारा थाइमस, चेस्ट एरिया में, राइट? तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड। पेयर पैचेस कहां है और स्प्लीन कहां है? तो स्प्लीन होता है हमारा तीसरे नंबर पे, ये कहीं। और पेयर पैचेस कहां होते हैं? हमारे आपके गट में। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? एडिनॉइड यानी कि बी, उसके बाद थाइमस ए, उसके बाद स्प्लीन और उसके बाद आपका पेयर पैचेस, राइट? तो ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। इस तरह के क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करिए, जियोलॉजी में इस साल भी आएगा, ये हर साल ही आता है। क्लीवेज, कॉर्टिकल रोटेशन, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन और गैस्ट्रुलेशन। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेप पहले होता है। तो स्पेशली अगर हम फ्रॉग के केसेस को पढ़ें, जो कि एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट्स है, तो एग के डेवलपमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट्स या फिर आपके जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो फ्रॉग लिया जाता है। तो अगर आप उसमें देखें तो जहां भी आपका स्पर्म फ्यूज करता है एग को, उसके अपोजिट साइड में हमारा थोड़ा सा मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रोटेशन। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, आप जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा ग्रेस्केसेंट क्या होता है, न्यू कूप सेंटर क्या होता है, वो सब। जब एक बार आपका ये कॉर्टिकल रोटेशन हो गया तो देन रेस्ट ऑफ द थिंग फॉलोज। तो पहली बार क्लीवेज होगी। क्लीवेज अगर हो गई तो उसके बाद क्या होता है? यानी कि हमने क्लीवेज करा दी, क्लीवेज के बाद आएगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद आएगा गैस्ट्रुला। तो यानी कि ब्लास्टुला एंड लास्ट विल बी द गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला मतलब आपकी जो जर्म लेयर्स हैं वो बनना शुरू हो गई। तो यानी कि बी, ए, सी और डी। बी ए सी डी है ऑप्शन सी। दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस in humans. Okay, males are considered to be homozygous for genes present on X chromosome. ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर वर्ड होता ना हेमीजाइगस तो ज्यादा बेटर होता, बट ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं ध्यान से तो हमारे मेल में क्या होता है? XY। और अगर हमारे में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, डिजीज है, तो हमारी कंडीशन बिल्कुल उस फीमेल की तरह है जिसपे कि दोनों होमोजाइगस जो है आपका रिसेसिव ट्रेट है, राइट? क्योंकि वाई तो हमारा किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए वाई किसी काम का नहीं है, मेलनेस वाई की वजह से आ रही है, बट हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्स हमारा एक सिंगल और फीमेल के दोनों इज इक्वलेंट, हमारे में कैरियर नहीं होता मेल में, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। वाई पे बहुत कम होते हैं, ट्राइकोसिस और इस तरह के बियर्ड वाले जो ट्रेट्स हैं, ईयर पिन्ना वाले ट्रेट्स हैं, ऐसे कुछ कुछ मिल सकते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली तो एक्स लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं वो सेक्स लिंक्ड एक्स पे ही होते हैं। Genes that are not sex linked are present in somatic cell but absent in germ cells. No, 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 no. भाई जर्म सेल्स में जीन्स थोड़ी खत्म हो जाएगी, जीन्स तो रहेंगी, राइट? बेशक वो सोमेटिक हैं
ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे है, बट जर्म सेल में वो कॉपी तो रहेंगी ना, आपके 46 क्रोमोसोम तो रहेंगे ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। The 1:1 ratio of male and female in humans is the result of meiosis in males. देखिए मियोसिस करेंगे अगर हम मेल में, तो एक तरफ x जाएगा जो कि हमारा फीमेल्स को मिलेगा और एक तरफ y जाएगा जो कि मेल को मिलेगा, तो रेशियो तो 1:1 ही आ रहा है। हमें तो यही स्टेटमेंट का मतलब यही समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो डी सही है स्टेटमेंट, बट कहीं पर भी ए बी डी करके दे नहीं रखा और इवन ई भी नहीं है, तो देखते हैं चलो। द सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फादर इज इनहेरिटेड बाय द सन। सन से फादर में, पहले तो बाय द गलत है, इनहेरिटेड टू द सन होता तो भी हम इस क्वेश्चन को सोचते, तो ये तो सिरे से ही गलत हो गया क्वेश्चन। और फिर भी फादर जो है अपने बच्चे को वाई देता है, एक्स क्रोमोसोम तो वो अपनी बेटी को देता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यानी स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, इवन डी भी सही है, पर ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। ओके, स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इट सीम्स बोन के स्ट्रक्चर, यस यस बोन के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, बोन का भी डिफरेंट एरियाज दे रखे हैं, डायफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और एंडोस्टर्नम, और उसमें डिटेल्स दे रखी है कि कहां कहां होते हैं। चलो डायफाइसिस की बात हो रही है, तो डायफाइसिस देख सकते हैं हमारा एक मेन शेफ्ट होता है जो सबसे बड़ा एरिया होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि डायफाइसिस जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन है, यानी ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ किसमें है आपका, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एपिफाइसिस की, तो एपिफाइसिस ये वाला एरिया होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाला, ये देखिए यहाँ पे भी एपिफाइसिस है और यहाँ भी एपिफाइसिस है, तो यानी कि द रीजन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन ये होगा। तो बी का हो गया 3, बी का 3 जो है आपका सी में है, तो ऑप्शन तो सी ही होगा। मेटाफाइसिस क्या कह रहा है, मेटाफाइसिस वो रीजन होता है जो डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस के बीच में होता है। देखो डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस है, तो यानी कि ये भी ठीक हो गया। और रेस्ट हो गया एंडोस्टीमियम, तो वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो लाइन करती है इंटरनल बॉडी बोन सरफेस पे, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, with this we close down this video. Thanks for watching. Please like and comment on the video, subscribe our channel. Thank you very much.